हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम लोग रीजनिंग को ना पढ़कर हम अपनी हिंदी के बारे में कुछ जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को भली भांति तरीके से पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है अगर वो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपके रीजनिंग में जो हिंदी आती है वो केवल और केवल गद्यांश से गद्यांश देगा, और आपको 4 गद्यांश देंगे। 4 गद्यांश में प्रत्येक गद्यांश में आपको 5-5 क्वेश्चंस देगा, तो 4 पंजे 20 कुल मिला के हिंदी से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक आध क्वेश्चन उसी गद्यांश के कहीं कहीं आपसे पर्यायवाची विलोम वगैरह भी पूछ सकता है। बाकी ऐसे अलग से कुछ आता नहीं है, गद्यांश का ही एक आध शब्द आ जाता है जिसका आपसे पर्यायवाची विलोम वगैरह पूछ लेगा। बाकी आपको अलग से नहीं आने वाला, आपको खाली गद्यांश ही तैयार कर लीजिए बच्चों, और आपकी हिंदी पूरी तैयार हो जाएगी। तो आज अपने इस वीडियो में हम 5 गद्यांश आपको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा इन तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हिंदी के गद्यांश हम लोग कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको गद्यांश दिख रहा होगा कि सबसे पहला गद्यांश है ये हमारा, देख लीजिए, आपठित गद्यांश फर्स्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले गद्यांश में लिखा है पृथ्वी सदा बदलती रहती है। देखिए लिखा है पृथ्वी सदा बदलता रहता है, आज उसका जो भाग जल में डूबा हुआ है शायद अनेक वर्षों पहले समुद्र से ऊपर रहा होगा। बता रहा है कि पृथ्वी हमेशा क्या होती रहती, बदलती रहती। आज जो भाग समुद्र में डूब गया है शायद वो कभी क्या रहा होगा, समुद्र से ऊपर रहा होगा। सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे रही होंगी आज बहुत ऊंचे स्थलों पर पाई जाती हैं। सीपियाँ अप्सरा आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने बालू जो आती है उसमें सीपियाँ भी आती। तो ये कह रहा है सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे मिलती थी आज वो बहुत स्थलों पे भी आ गई हैं, पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी पहाड़ी मिलती हैं जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थों से बनी हुई हैं। कह रहा है जो हिमालय है हमारा ना, उत्तर साइड में हमारी रक्षा, हमारे भारत की रक्षा कौन करता है, हिमालय करता है। तो हिमालय की जो अनेक चोटियाँ हैं उस पर ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो कि समुद्र तल के पदार्थों से बनी हुई हैं। इसका यह अर्थ हुआ है कि कभी हिमालय भी क्या था, समुद्र में डूबा हुआ था। नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती हैं और चट्टानों को घिसती जाती हैं। हवाएं रेत धूल को उड़ा कर ले जाती हैं। कभी कभी पृथ्वी तल का एक भाग धीरे धीरे ऊपर उठता है और धीरे धीरे नीचे चला जाता है। बता रहा है कि कभी कभी पृथ्वी का एक भाग धीरे धीरे ऊपर आएगा और धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ऐसी घटनाएं अधिकतर होती रहती हैं और धीरे धीरे पृथ्वी बदलती रहती है, किंतु जब कभी भूकंप आता है तो पृथ्वी में अचानक परिवर्तन आ जाता है। देखिए, पृथ्वी में जो परिवर्तन होता है ऊपर नीचे वो तो धीरे धीरे होता है, लेकिन भूकंप वगैरह जब आते हैं तो पृथ्वी में आकस्मिक परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो ये छोटा सा हमारा गद्यांश, आइए हम इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन साफ साफ आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे से आज पहाड़ों पर पाई जाती हैं, इससे क्या पता लगता है। देखिए यहाँ ऊपर ही लिखा है सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे थी आज पहाड़ों या स्थलों पर पाई जाती हैं। ठीक है, यहीं पे ये अगली लाइन, इसका जो भाग जल में डूबा हुआ है शायद अनेक वर्षों से ऊपर आ गया है। यहाँ देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चलेगा। कह रहा है सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे थी आज पहाड़ों पर पाई जाती, इससे यह लगता है कि लोग इन सीपियों को पहाड़े पे ले आए। ऐसा तो कहीं गद्यांश में आया ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद तेज हवाएं सीपियों को, सॉरी इंसानियों हो गए, इन सीपियों हो गया, लेकिन सीपियों रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे इन है। ठीक है, देखिए तेज हवाएं इन सीपियों को उड़ाकर पहाड़ों पे ले आई हैं। हमारे ख्याल से हवाओं में इतनी ताकत नहीं कि वो सीपियों को उड़ाकर पहाड़ों तक ले जाए। हाँ, कुछ दूर ले जाएंगे लेकिन पहाड़ों तक नहीं ले जाएंगे। अगर ले भी जाएंगे तो गद्यांश में आया नहीं है तो हम टिक नहीं करेंगे, सेम उसी चीज़ को टिक करेंगे जो कि गद्यांश में आया होगा। तो आगे कह रहा है कि कभी यह पहाड़ समुद्र में डूबे रहे होंगे। हाँ, ये बात गद्यांश में आई है कि कभी यह पहाड़ समुद्र में डूबे रहे होंगे, इसीलिए ऐसा मिलता है कि सीपियाँ आज कहाँ आ गई है, ऊपर आ गई है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट। सीपियाँ पृथ्वी पर सर्वत्र पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है, सीपियाँ पृथ्वी पर सर्वत्र नहीं पाई जाती। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस गद्यांश का हल हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल में परिवर्तन घटित होते हैं। देखिए पृथ्वी तल में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, केवल भूकंपों के कारण होता है, ऐसा तो नहीं है। समुद्र तली परिवर्तन के कारण, केवल नदियों और तेज हवाओं के कारण, अनेक बातों के परिणाम स्वरूप। आपको बताना है कि पृथ्वी तल में जो परिवर्तन होता है वो इनमें से किसके कारण होता है।
तो जहाँ तक अब चलिए आप ध्यान से देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा इसमें टिक करें। तो बच्चों यहाँ पे आपके देखिए कि ये भी नहीं आया है, ना तो ये आया है और ना ही ये बात, केवल आपके गद्यांश में आई है भूकंपों के कारण। वो भी कैसा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है? अचानक। कैसा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है? अचानक से। मैंने कहा है आपको, आप वही टिक करेंगे जो कि आपके गद्यांश में हो। अगर गद्यांश में न दिया हो तो टिक ना करें। जैसे ये सारी बातें गद्यांश में कहीं भी नहीं लिखी थी, तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा। जो हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पृथ्वी तल में जो परिवर्तन घटित होते हैं वो भूकंप के कारण होता है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। भूकंप के कारण से भी हो जाते हैं और भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन आपके पैसेज के अनुसार चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि पृथ्वी तल में परिवर्तन। देखिए पृथ्वी तल में जो परिवर्तन होता है कैसे होता है? सदा धीरे धीरे होता है, सदा अचानक होता है, सामान्यतः धीमे धीमे किंतु कभी कभी धीमे धीमे होता है, सामान्यतः अचानक किंतु कभी कभी धीमे धीमे होता है। तो आप देखिए और बताइए क्या ऐसा है? आइए गद्यांश थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? देखिए पृथ्वी तल का एक भाग नहीं, कहाँ लिखा है? ऐसी घटनाएं अधिकतर होती हैं। देखिए पृथ्वी तल धीरे धीरे बदलती है, लिखा है ना, धीरे धीरे पृथ्वी तल को बदलती रहती है। तो पृथ्वी तल में जो परिवर्तन आएगा बच्चों वह सदा धीरे धीरे आता है। कैसे आता है? धीरे धीरे आएगा। इसलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थों से बनी। इसका क्या अर्थ है? हिमालय सदा समुद्र से ऊपर था? नहीं। अगर समुद्र में पाई जाने वाली चट्टानें हिमालय के अगल बगल दिखती है, इसका मतलब हिमालय कभी समुद्र के अंदर रहा होगा। तो यहाँ देखिए हिमालय कभी समुद्र तल में था, ये बात सही है कि हिमालय कभी समुद्र तल में था। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है हिमालय में भूकंप आते रहते, बिल्कुल आते रहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, हिमालय पे भूकंप आते हैं लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, तो हम इसे टिक नहीं कर सकते। पृथ्वी तल में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई साहब, ये तो कोई लेने देना नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन आखिरी, इस गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन, इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आप इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या देंगे? पृथ्वी तल में भूकंप, हिमालय में परिवर्तन, भूकंप आकस्मिक परिवर्तन लाते हैं, पृथ्वी धीरे धीरे बदलती है। आपको एक शीर्षक देना है, मतलब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर का क्या नाम दे पाएंगे। तो यहाँ ज़्यादातर बात हिमालय के बारे में की गई है ना, तो हम इसे नाम दे देते हैं हिमालय में परिवर्तन। क्या नाम दे देंगे? हिमालय में परिवर्तन। ये शीर्षक देने वाली चीज़ तो आपको खुद ही सोचनी होगी। आपका माइंड, आप जितने ज़्यादा गद्यांश को पढ़ेंगे उतना आप सोच पाएंगे। अक्सर ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मैं भी जब लगाती थी तो मेरा अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप जितनी तक प्रैक्टिस करोगे आपसे बनता जाएगा। चलिए अब गद्यांश नंबर सेकंड में आते हैं। गद्यांश नंबर सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित थे। इनकी ख्याति का कारण उनका केवल ज्ञान ही नहीं था। यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया जा रहा है कि वो संस्कृत के पंडित थे। इनकी प्रसिद्धि का कारण उनका ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उनका सदाचार, मतलब उनका व्यवहार भी था। उनकी विनम्रता, परोपकार, सच्चाई आदि गुणों से सभी के प्रिय बन गए थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे ही एक बार कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। कलकत्ता का एक संस्कृत कॉलेज था, उसमें संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। स्वाभाविक था कि कॉलेज के प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य को सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र का ध्यान आया। उन्होंने ईश्वर चंद्र के पास पत्र भिजवाया। उस पत्र को उन्होंने आग्रह किया कि वे संस्कृत अध्यापक का पद ग्रहण करें, इससे कॉलेज गौरवान्वित होगा। ईश्वर चंद्र ने पत्र पढ़ा, एक क्षण विचार किया और अपनी असहमति, मतलब ना, लिखकर भेज दी। उन्होंने लिखा, आपको व्याकरण के लिए एक निपुण, कैसा निपुण अध्यापक की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि मैं व्याकरण में इस योग्य नहीं हूँ। ये सब बातें कौन कर रहा है? ईश्वर चंद्र कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? प्राचार्य के पत्र में ना लिखने के बाद कि मैं सोचता हूँ कि मैं निपुण नहीं हूँ संस्कृत को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इस विषय में मुझसे अधिक विद्वान मेरे मित्र तारक वाचस्पति हैं। वो अपने मित्र के पक्ष में बात को रखते हुए, वो कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने मित्र के पक्ष में बात रखते हुए कहते हैं कि मुझसे भी अधिक विद्वान मेरा मित्र तारक वाचस्पति है। यदि आप उनकी नियुक्ति कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने एक योग्य व्यक्ति का चुनाव
किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रस्ताव को कॉलेज की प्रबंध समिति ने सहर्ष मान लिया। मतलब जो ईश्वर चंद्र ने कहा था उसके कॉलेज के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ बन रहा है, कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस विषय के पंडित थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो किस विषय के पंडित थे, तो यहाँ पे आपके पहले ही लाइन में लिखा गया है। अगर आप ये देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट देखिए कुछ कुछ इसमें कुछ चल रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, जस्ट अ वेट, जस्ट अ सेकेंड, मैं जस्ट ठीक कर देती हूँ। चलिए देखिए कहाँ हम लोग आए थे। हाँ, पूछ रहा था पहला ही क्वेश्चन हमसे जो बना था बच्चों कि ये देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस विषय के पंडित थे। तो ये देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत विषय के पंडित थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, संस्कृत। ठीक है, सही उत्तर इसका 4th नंबर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। तो आइए आपको गद्यांश में दिखाते हैं। यहाँ कह रहा है कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक रिक्त हुआ। तो कहाँ के संस्कृत कॉलेज में, कलकत्ता, कहाँ, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलेज में किसको सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र का ख्याल आया। तो गद्यांश में अगर आपको देखिए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कॉलेज के प्राचार्य को सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र का ध्यान आया। तो कॉलेज में किसको सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र का ध्यान आया, शिक्षक के लिए। तो किसको आया था, प्राचार्य को आया था। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्यासागर ने किसका नाम संस्कृत व्याकरण के शिक्षक के रूप में प्राचार्य को सुझाव दिया। तो विद्यासागर ने अपने मित्र तारक वाचस्पति के पक्ष में बात को रखते हुए कहा कि मुझसे भी अधिक कोई विद्वान है संस्कृत में तो वो मेरे मित्र वाचस्पति हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1st नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलेज के व्याकरण के लिए किस प्रकार के अध्यापक की आवश्यकता थी। तो ये बात अगर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ ये बात कही थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, कहा था कि यहाँ पे देखिए कि उन्होंने लिखा आपको व्याकरण के लिए एक निपुण अध्यापक की आवश्यकता है। कैसे अध्यापक की, निपुण। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉलेज में व्याकरण के लिए किस प्रकार के अध्यापक की आवश्यकता है। तो निपुण आया है, आप निपुण ही उत्तर करोगे। वैसे तो आपको चारों ऑप्शन सही लग रहा होगा कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अनुभवी होगा उतना अच्छे से आपको समझा पाएगा। भाई टीचर का मेहनती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, लगनशील भी होना चाहिए, नहीं मन लगता ही नहीं है। लेकिन आपके गद्यांश में निपुण आया है तो निपुण हमारा सबसे अच्छा उत्तर होगा। ठीक है, ठीक सभी है लेकिन उत्तर हमें चाहिए। चलिए आते हैं तीसरे गद्यांश पे, ठीक है, जिसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस गद्यांश को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, विश्व भर में अनेक किस्म की वनस्पतियां एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसमें से कुछ को देखकर आश्चर्य होता है। बता रहा है कि विश्व में बहुत सी वनस्पतियां पेड़ पौधे जिसमें से अगर कुछ को हम देख ले तो हमें आश्चर्य होता है, वाह, क्योंकि उनका स्वभाव सामान्य पेड़ पौधे से भिन्न होता है। ठीक है, इसमें से कुछ की जानकारी यहाँ दी जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थान है कैलिफोर्निया, क्या है, कैलिफोर्निया में डगलस फर, ठीक है, डगलस फर एक पेड़ का नाम है जो कि इसका तना बहुत मोटा मोटा होता है। डगलस फर नामक विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। इन दिनों हो गया ना, गलत हो गया। इन पेड़ों का तना इतना मोटा, यहाँ पेड़ों रहेगी, ठीक है, इन पेड़ों का तना इतना मोटा होता है कि यदि एक वृक्ष के तने को खोखला कर दिया जाए तो लगभग 15 बच्चे आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। बता रहा है कि जो डगलस फर है अगर उसके तने को खोखला किया जाए तो उसमें लगभग कितने बच्चे बैठ जाएंगे, 15 बच्चे बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हैं। सड़क निर्माण करते समय यदि यह वृक्ष सड़क के बीच में आ जाता है तो इस वृक्ष, यहाँ वृक्ष रहना चाहिए, ब्रिज हो गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, वृक्ष को उखाड़ा जा नहीं सकता। मतलब बता रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे हमें सड़क बनानी है और ये पेड़ अगर बीच में आ रहा है तो इसे उखाड़ेंगे नहीं, इसका तना इतना मोटा होता है कि उसी तने के बीच से रोड लेके जाए। कह रहा है
क्योंकि इतने तने के बीज को खोखला करके सड़क बना ली जाती है, क्योंकि इसके तने के बीज को बीज 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 यहाँ चाह रहना चाहिए, बीज को खोखला करके सड़क बना ली जाती है। अफ्रीका के घने जंगलों में बच्चों के समान किलकारी मारकर हंसने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 15 से 20 फीट तक होती है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में दिन में रोने वाला वृक्ष पाया जाता है। इसकी खोज एडिसन नामक व्यक्ति ने किया था। ब्राजील और पेरू के घने जंगलों में दूध देने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष के तने में छेद करके दूध निकाला जाता है। यह दूध गाय के दूध के समान मीठा और पौष्टिक होता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू देशों में वर्षा करने वाला वृक्ष पाया जाता है। दोपहर के समय जब सूर्य देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ प्रीति नहीं रहना चाहिए, गलत टाइप जब बोलते रहते हैं ना तो कुछ अलग ही सुन लेता है, तो कुछ अलग ही लिख देता है। यहाँ लिखा हुआ है दोपहर के समय जब सूर्य अपनी तीक्ष्ण होगा, क्या होगा यहाँ पे, तीक्ष्ण सूर्य बिखेरता है, ये तबीयत आ गया है, बिखेरता है, तब यह, ठीक है, तब यह हवा के द्वारा वाष्प ग्रहण करता है। कुछ समय बाद यही वाष्प जल के रूप में बरसने लगती है और फिर वर्षा कराने वाले इस वृक्ष की लंबाई कितनी होती है, 50 फुट होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा तीसरा गद्यांश। आइए इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। डगलस फर नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो डगलस फर नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में तो बच्चों के समान किलकारी मार के हंसने वाले वृक्ष पाया जाता है। अभी गलत हो जाता ना, ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो यहाँ कैलिफोर्निया ऑप्शन में है नहीं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूध देने वाले वृक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगलों में, थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ये ऑप्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ आके लग गया है, ये इसको हटाइए, इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन, दूध देने वाले वृक्ष पाए जाते हैं, पूछ रहा है आपसे कि दूध देने वाले जो वृक्ष होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी से आप ऑप्शन में देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो यहाँ ब्राज़ील और पेरू के जंगलों में, यहाँ दिखाइए, आपको हम दिखाते हैं कहाँ लिखा है, ये देखिए, ब्राज़ील और पेरू के घने जंगलों में दूध देने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। चौथा नंबर ये चला आया संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगलों में, जो कि यहाँ रहना चाहिए था, बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं इतनी। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, किस वृक्ष की ऊंचाई 15 से 20 फीट तक होती है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई 15 से 20 फीट होती है। तो बताइए जल्दी देख लीजिए आप लोग। तो मैंने यहाँ बताया था, जो किलकारी मार के हंसते हैं, अफ्रीका में जो पाए जाते हैं, यहाँ देख लीजिए कहाँ है, ये 15 से 20 फीट किलकारी मार कर हंसने वाले वृक्ष, इनकी लंबाई 15 से 20 फीट होती है। तो बच्चों के समान हंसने वाले वृक्ष की लंबाई 15 से 20 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 बच्चे किस वृक्ष के तने को खोखला करने पर बैठ सकते हैं? तो डगलस फर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता था, अगर उसके तना को खोखला कर दिया जाए तो उसमें 15 बच्चे बैठ जाते हैं। उसके बाद देखिए, वर्षा कराने वाले वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, गद्यांश को आप जितनी बार पढ़ोगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा बनता जाएगा। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि इसी प्रकार इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, दक्षिण अफ्रीका के चिली और पेरू के देशों में वर्षा कराने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारा सुमात्रा द्वीप, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं, या फिर कैलिफोर्निया। जल्दी से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको देख लीजिए, कैलिफोर्निया भी आया, सुमात्रा भी आया, ब्राज़ील भी आया है, और इनमें से कोई भी नहीं आया है। तो देखिए, यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वो हमारा सुमात्रा द्वीप होगा, क्योंकि यहाँ पूरे में अगर आप आके देखिए इधर, तो ये देखिए इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, बाकी ये दक्षिण अमेरिका नहीं आया, चिली भी नहीं आया था ऑप्शन में, पेरू भी नहीं आया था, तो हम यही लगाएंगे सुमात्रा द्वीप। चलिए आइए अपना आगे का गद्यांश भी हम लोग कवर। तो ये रहा हमारा चौथा गद्यांश। आइए अब हम लोग इसे भी पढ़ते हैं। कह रहा है, दीना 1000 रुपये गिन कर टोपी में रख दिया, एक रुमाल में रोटी रखी, पानी की बोतल और फावड़ा भी ले लिया, धोती कसकर आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया।
पहले वह तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। कौन? दीना तय नहीं कर पाते कि कहाँ चले। पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहा था, वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाह रहा था, बस पूर्व की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके शरीर में फुर्ती आ गई और वह तेज चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टीला और उस पर खड़े आदमी उसे अभी दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी लगने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाना नहीं खाया। उसे तो बस आगे बढ़ने की धुन सवार थी। किसको? दीना को। उसने अपने जूतों को उतार कर धोती में खोस लिया, तेजी से आगे चलने लगा। काफी चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो टीला बड़ी कठिनाई से दिख रहा था। उस पर खड़े लोग चींटी के समान लग रहे थे। वह काफी थक चुका था। पानी पीकर वह यहाँ एक चीज मिस हो गया है बच्चों। जानते हैं वो क्या हो गया है? पानी पीकर वेट थोड़ा पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा। यहाँ पे यहाँ रहना चाहिए बाईं, बट कोई नहीं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस ओर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ा। वहाँ बहुत ही अच्छी और उपजाऊ भूमि थी। दोपहर हो रही थी, सूरज उसके सिर पर था। एक पेड़ के नीचे वह थोड़ा आराम करने बैठ गया। रोटी खाई, पानी पिया, कुछ देर में उसे नींद आने लगी। ये इतना सब हुआ दीना के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, उत्तर की ओर, पूरब की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर। तो मैंने यहाँ बताया था वह बाईं, यहाँ पे बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, वहाँ पर बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। तो किस ओर थी जब दीना मुड़ा? दीना के बाईं ओर बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, यानी 3rd नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद बताइए, दीना ने 1000 रुपये कहाँ रखे थे? पहली ही लाइन में था। टोपी में कहाँ रखा उसने? टोपी में 1000 रुपये अपने रखा। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन, 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे कैसा लगा? भाई साहब 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके अंदर फुर्ती आ गई, अब और तेज चलेगा वो। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे कैसा लगा? फुर्ती। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन। हो भाई साहब, यहाँ किले हो गया है, लेकिन यहाँ होना चाहिए टीले। क्या होना चाहिए? टीले। ठीक है, टीले पर खड़े लोग चींटियों के समान दिखाई दे रहे थे। कब? 1 किलोमीटर ना 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके अंदर क्या आ गई थी? फुर्ती आ गई थी। उसके बाद क्या कह रहा? 5 किलोमीटर ना 5 किलोमीटर चलने के बाद सब उसे समझ आ, हाँ, काफ़ी चलने के बाद लोग उसे, टीली पे जो लोग थे वो चींटियों के समान दिख रहे थे, इसलिए 3rd नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन, उसने जूतों को उतार कर रख लिया। कहाँ रखा था? भाई साहब उसने अपनी धोती में खोस लिया था, ऐसा गद्यांश में लिखा है। ठीक है, तो कहाँ रखा? धोती में। गुड, बिल्कुल सही। चलिए 5वां नंबर गद्यांश भी पढ़ते हैं और फिर इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। कह रहा है, जब भारत में रेल यातायात शुरू करने की बात उठी तो कई लोगों ने इसे पैसा बर्बादी बताया। जब हमारे यहाँ रेल बिछाई, हमारे यहाँ मतलब सुनो, मेरे घर में नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ मतलब हमारे भारत में। ठीक है, जब हमारे भारत में रेल की पटरियाँ बिछाने की बात हो रही थी तो कई लोगों ने इसे पैसा बर्बादी बताया। कई अंग्रेजों ने तो साफ साफ कह दिया कि भारत में ट्रेन शुरू कर भी दी गई तो भला इसमें सफ़र कौन करेगा? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि बैलगाड़ी में सफ़र करने वाले हिंदुस्तानी शायद ही रेलगाड़ी में बैठना चाहे, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। भारत में रेलगाड़ी चलाने का निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सन 1844 में लिया था। उसने 9 साल बाद पहली रेलगाड़ी चलाई। दिलचस्प बात यह है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल, मतलब प्रेजेंट, उस समय भाई हम लोग गुलाम तो थे ही, तो उस समय यानी 1844 में जो हमारे तत्कालीन गवर्नर जनरल थे डलहौजी, 7 मई 1845 ईस्वी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो पत्र लिखा उसके जवाब में कहा गया कि भारत के मौसम को देखते हुए रेल लाइन निर्माण की सीमित तौर पर शुरू किया जाए। मिल गई अनुमति रेल की पटरी बिछाने की। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद बोर्ड रहना चाहिए, नहीं कोर्ट, हाँ सही है। कोर्ट और डायरेक्टर्स का ख्याल था कि बारिश, जल भराव, तेज हवाओं के चलने, तपते हुए सूरज की किरणें आदि को देखते हुए रेल निर्माण की कार्य सीमित रखा जाए, मतलब कुछ हद तक लिमिटेशन में रहना चाहिए।
लॉर्ड डलहौजी ने इंजीनियरी सलाहकार कर्नल कैनेडी की सलाह पर जुलाई 1850 ईस्वी को हावड़ा पांडुआ के बीच प्रयोग के तौर पर दोहरी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। तो ये गद्यांश हमारा खत्म। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में रेल यातायात शुरू करने की बात उठी तो कई लोगों ने इसे क्या बताया? मूर्खता की बात। ना पैसेज में ना आया है। अव्यावहारिक कार्य नहीं, इसमें से कोई नहीं। भाई साहब उसने बोला कि ये पैसा बर्बादी है, यहाँ के पागल इंसान बैलगाड़ी से चलते हैं, रेल पे कौन बैठेगा। ऐसा मैं नहीं करी, ऐसा अंग्रेज कहते थे। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 7 मई 1845 ईस्वी को किसको पत्र लिखा था? तो उन्होंने लिखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। किसको लिखा था? तत्कालीन गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे, उन्होंने पत्र लिखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि भाई हमारे यहाँ पटरी वटरी बिछवा दो, मौसम खराब हो रहा है। देखिए उसके बाद देखिए, हावड़ा पांडुआ के बीच प्रयोग के तौर पर दोहरी रेल बिछाने की मंजूरी कब दी गई? तो ये तो भाई सब पैसेज में देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 1850 ईस्वी को हावड़ा और पांचुआ के बीच प्रयोग के तौर पर दोहरी रेल बिछाने की मंजूरी दे दी गई। तो कब दी गई? 1850 ईस्वी को। कब मिला? 1850 ईस्वी को। गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वर्ष 1944 में क्या निर्णय लिया? निर्णय ये लिया कि अब भारत में क्या चलेगी? रेल चलाने का। भारत में रेल चलाने का। देखिए आपको चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ये चौथा ऑप्शन। ये उपयुक्त सभी है, जो कि इसी के साथ हो गया, बल्कि इसे यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, कोई ना, हम इतने तो समझदार हैं क्यों बच्चों। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्नल कैनेडी सलाहकार थे भाई साहब, इंजीनियरी के थे भाई। रेल बिछाना है, उसमें सिविल मतलब समझते हैं ना, IAS PCS, वो आके क्या करेंगे वहाँ? कानून के भाई साहब वहाँ कुछ रूल लगा दे वस्तु के, तो बिल्कुल गलत था। इन्हीं में से पैसेज में ये बात आई है। तो ये मैंने आज आपको 5 पैसेज पढ़ाए। कैसे क्वेश्चन आपको ढूंढना है ये देखिए। जब जो पैसेज नहीं समझ में आता उसको हम बारी बारी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो समझ में आता है कोई नहीं, क्वेश्चन ढूंढिए, फिर जाके देखिए कि ये लाइन कहाँ है, इसका उत्तर कौन सा होगा। पैसेज में दोबारा जाके जरूर ढूंढिए कि उसका उत्तर सही दे रहा है या फिर नहीं। तो इस तरह मैंने आज आपको 5 पैसेज कराए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए JNV की तैयारी करने के लिए, उससे बहुत सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिलहाल इधर उधर शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।